नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जीना इसी का नाम है। मैं आपके साथ वर्षा यादव। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है कटाक्ष। क्योंकि आमतौर पर लोगों को अगर सबसे ज्यादा मजा आता है तो दूसरों के ऊपर व्यंग करने में, दूसरों के ऊपर कटाक्ष करने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और हर बार की तरह प्रोग्राम की शान को बढ़ाने के लिए और प्रोग्राम में जान डालने के लिए हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं डॉक्टर राजेश शर्मा जी, जो कि मोटिवेटर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जय हो वर्षा जी, जय हो IND24 के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज शुरुआत करते हैं कटाक्ष से। कटाक्ष आमतौर पर हम देखते हैं कि 80 to 90% लोग, हम लोग जहां पर भी बैठते हैं तो कई लोगों की आदत होती है बहुत ज्यादा कि खुद को अगर आगे दिखाना है, खुद को ऊपर दिखाना है तो दूसरों की पर व्यंग कर दो, कटाक्ष कर दो। किस प्रकार के लोग होते हैं, इनकी मेंटेलिटी किस प्रकार की होती है? वर्षा जी, आज मैं ये कह सकता हूँ कि आपने जो विषय चुना है ये इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी इतनी आसानी से हम इसको अपने जीवन में अपना लेते हैं, इतने आसानी से जीवन में अपना लेते हैं। जैसे जैसे हम घर छोड़ के स्कूल छोड़ के कॉलेज, उसके बाद समाज, उसके बाद हमारा डिपार्टमेंट, और चलते चलते अचानक से एक प्रतिस्पर्धा होती है जीवन में। ठीक है, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन होती है कि मैं सामने वाले से थोड़ा बेहतर दिखूं। इसी तारतम्य में जो है हम श्रृंगार करते हैं, अपने जो मिरर होता है उसके सामने जो है लिपस्टिक रखना, पाउडर रखना, सेंट लगाना, थोड़ा कंघी करना, थोड़ा ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है कि जस्ट आई वांट टू फील बेटर। मैं खुद बेहतर महसूस करना चाहता हूँ, दर्पण में भी और समाज के दर्पण में भी। लेकिन उसके जो मापदंड और मानदंड हैं वो मैं सही नहीं जब अपना पाता, किसी वजह से अगर मेरा व्यक्तित्व उतना क्षमतावान नहीं बन पाता, मैं कहीं कमज़ोर रह जाता हूँ, तो मैं फिर आडंबरों का सहारा लेता हूँ। ठीक है, मैं फिर तेरी कमीज़ मेरी कमीज़ से सफ़ेद क्यों, ये जब भावना आ जाती तो धीरे से कीचड़ लेके लगा दिया। थोड़ी कीचड़ में उसकी कमीज़ गंदी दिखने लग गई तो आपके मन में एक बेटर फीलिंग आ गई। ठीक है, वैसे ही उसी का मिलता जुलता रूप है वर्षा जी कटाक्ष। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं सरकाज़म, सरकास्टिक। ठीक है, चार दोस्त मिले और बात हुई, आज एक दोस्त को थोड़ा अपन खींचेंगे, बातों बातों में हमने जो है कुछ ना कुछ करना है, और वो एक उपहास का विषय बना लिया उसको, उसकी किसी कमज़ोरी को उछाल दिया, 5 लोग मिल के हंसने लगे। ये बड़ा आम होता है 4 दोस्तों में, लेकिन ये कभी कभार हो तो ठीक है, लेकिन अगर ये आपकी आदत में शामिल हो गया तो इससे होता क्या है? सरकाज़म, कटाक्ष करना, किसी और का उपहास करना, किसी और की लाइन छोटी करना, ये सारा के सारे जो है एक ऋणात्मक व्यक्तित्व की निशानी है। इसके पीछे का जो विचारों का चिंतन है, आपके भीतर जो ऊर्जा है, मानसिक ऊर्जा है, उसकी जो सुई है वो अक्सर जो है ऋणात्मक दिशा में रहती है। अगर हम बात करते हैं, यदि इधर एक धनात्मक दिशा है, इधर ऋणात्मक है, बीच में शून्य है, ये उदासीन है, तो आप अगर अपने आत्म अवलोकन करना जानते हैं, ये जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षमता है, आपकी एक गुण है वर्षा जी। यदि हम जो है अपना आत्मचिंतन, मैं अपना आत्मावलोकन बिना किसी जजमेंट के, यदि मैं अपने आप को अच्छा और बुरा, मैं क्या हूँ, ये वैल्यूएशन करना सीख जाता हूँ यदि मैं, तो डेफिनेटली अगर मुझे लगता है कि नहीं ये गुण मुझ में खराब है, तो मैं स्वयं विवेक से उसको सुधारने का प्रयास करूँगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगी मुझ में। ठीक है, लेकिन इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि बिना किसी भेदभाव के आप खुद को स्वीकार करो,
स्वयं को स्वीकार करना कि मैं जैसा हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, उसका अवलोकन करना। अक्सर क्या होता है कि हम अपनी नज़रों में हमारे सिद्धांतों के अनुसार जो चीज़ सही है हम वो करना सीख जाते हैं, धीरे आदत हो जाती है, और ये आवश्यक नहीं है कि सामने वाले को अच्छा लगे। तो कटाक्ष जो है एक उसी तरह का एक आपका अवगुण है आपके व्यक्तित्व का, जो कायदे से सामने वाले को तो कम लेकिन आपको कहीं ज़्यादा नुकसान करता है। ये क्यों करता है इसका मैं मेडिकल कारण भी बताऊंगा, लेकिन आप शायद कुछ पूछना चाह रही थी, बताइए। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जिनके अंदर ये भावना होती है दूसरों के ऊपर व्यंग करने की, कटाक्ष करने की, कहीं ना कहीं वो खुद में हीन भावना के शिकार होते हैं। बिल्कुल, खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होता है। आपको क्या लगता है, मतलब उनके मन में किस प्रकार की मेंटेलिटी होगी, क्या सोचते होंगे ऐसा कि उनको लगता है कि सामने वाला हमसे बेहतर है तो हमें उसको नीचे गिराना है, आप उससे बेहतर बन के दिखाओ। जीवन भर बचपन से लेके युवावस्था, फिर जवानी, धीरे धीरे ये लोग इतने कॉम्प्लेक्स के साथ जीते हैं, इनके आसपास का वातावरण इतना ऋणात्मक होता है। मैं नहीं कहना चाहूँगा यहाँ पे आपकी अपब्रिंगिंग, पालन पोषण कैसा हुआ है, लेकिन ये ऋणात्मक के वातावरण में पले बड़े लोग होते हैं। इनके अंदर में एक इन्फिनिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स विराजमान होता है। ये स्वयं के इन्होंने जो नंबर दे रखे हैं वो माइनस में दे रखे हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड में है, ये इनके अचेतन मन में है। और उस भाव को ओवरकम करने के लिए, अपनी हीनता को स्वयं के विवेक पे बेहतर करने के लिए, जब ये अपने आप को ऊपर नहीं कर पाते, अपने आप का उत्थान नहीं कर पाते, तो फिर ये आदत धीरे से लग देते हैं कि सामने वाले को थोड़ा सा छोटा करके, उसका व्यंग उड़ा के, चार दोस्तों के बीच में, दो दोस्तों के बीच में उसको कहीं छोटा साबित कर दिया, या किसी भी तरह से उसको हंसी ठिठोली में ले लिया उसको, और उसके बाद जो है फील गुड फैक्टर, एक उनको एक अंदर में एक सुकून मिलता है ना। ऐसा बोलते हैं ना, जो प्रेत आत्माएं होती हैं, जो प्रेत आत्माएं होती हैं, वो दूसरों को संताप दे के उनको सुकून मिलता है। ये लगभग उसी प्रेत आत्मा जैसे ही लोग हैं। ये बहुत ही नेगेटिव लोग हैं। ये सामने वाले को थोड़ा कष्ट पहुंचा के, क्योंकि जिसकी उड़ती है हंसी, वो तो अंदर से कहीं ना कहीं हाथ होता ही है। ठीक है, हम उसको स्पोर्टिंगली ले लेते हैं, लेकिन चार लोग जब एक बंदे को उड़ाते हैं, जब उसको आप जो है उसके ऊपर हंसी टिटोली करते हो, वंस इन ए वाइल चलता है कि भाई आपकी भी टर्म आएगी, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति होगा देखिएगा जीवन में, वो हमेशा आते ही उसका पहला कमेंट ही जो है वो कुछ इस तरह का होगा, कटाक्ष भरा होगा, उसमें कहीं ना कहीं कुछ उपहास होगा, सामने वाले को जो है नीचे दिखाने की उसी आदत होगी, और वो सोचता है कि समाज जो है उसको बेहतर मानता है। ये उसका एक दम्भ भरा अंधविश्वास होता है। उसे नहीं मालूम होता कि उसके लिए जब 6 लोग बैठ के उसकी जब बात करते हैं तो उसको माइनस में ही गिना जाता है। सर, अक्सर ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई इंसान अपने काम पर फोकस कर रहा है, अगर वो बढ़ रहा है, तो उसको किसी दुनिया से मतलब नहीं होता है, लेकिन जो चार चोर होते हैं वो अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी समझते हैं और सामने वाले को चोर समझते हैं, और अक्सर वो जो चार चोर होते हैं वो उसकी टांग खींचने में लगे रहते हैं। ये इसको रिलेटिविटी का सिद्धांत है। स्टेशन पे आपने अक्सर देखा होगा, अगर हमारी ट्रेन खड़ी है, हमारी ट्रेन तो खड़ी है, लेकिन बगल की ट्रेन अगर खिसकना शुरू करे तो हमें क्या आभास होता है कि हम भी चल पड़े। दिस इज ए प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत है। तो अगर सामने वाला तरक्की कर रहा है, हम वहीं खड़े हुए हैं, लेकिन हम अपने आप में ऋणात्मकता की तरफ जाता हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि वो तो आगे बढ़ रहा है, वो अपने गुणों से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है, लेकिन मेरे अंदर जो फीलिंग आ रही है वो खाम खा जो है ये हीन भावना से ग्रस्त हो रहा हूँ मैं। तो हम जो क्या काम करेंगे, उसे टांग खींचेंगे। क्रैब मेंटलिटी बोलते हैं इसको, क्रैब मेंटलिटी बोलते हैं कि जैसे वो जो केकड़े होते हैं ना, उसको अगर कहीं केकड़ों के झुंड को अगर यहाँ से वहाँ ले जाना है तो ऐसा बोला जाता है कि उस जार के ऊपर ढक्कन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई केकड़ा जो है बाहर जा ही नहीं सकता, दूसरे भाई लोग उसको पकड़ के नीचे खींच लेंगे। ये अक्सर राजनीति में भी ऐसा होता है और आपस के समाज में भी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति बढ़ता है उसको, लेकिन मेरे मन में ऐसा होता है कि अगर कोई आपकी टांग खींच रहा है तो ये मान के चलो कि आपका पैर उसके सिर के आसपास है। दूसरे शब्दों में आप ऑलरेडी जो है ऊपर हो, और ये आपके अंदर एक फीलिंग होनी चाहिए कि यस, अगर कोई आपके बारे में कहीं लिखा जा रहा है, कहीं कोई कमेंट्स आपके अगेंस्ट में, जो झूठे कमेंट्स हैं, कहीं भी हो सकते हैं, वो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो मान के चलिए कि आप इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, आपको लोग आगे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, इससे मतलब आप सही दिशा में जा रहे हो, आप ऊपर जा रहे हो,
तो मित्रों, अगर ऐसा होता है कि अगर आप कहीं भी किसी समूह में कटाक्ष का हिस्सा बनते हैं तो ईश्वर को उस दिन जाके विशेष नमन करा करिएगा। आपके जीवन का अब सही समय आ रहा है, अब आप ऊपर बढ़ रहे हो, उस समूह में कम से कम जो है आप ऊपर बढ़ रहे हो, इसलिए जो बाकी 3 जो लोग हैं वो आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका एक और मैं आपको वर्षा जी बताऊं, मैं देखिए, एक समन्वय होता है, एक गुण है समन्वय। इस प्रकृति का एक बहुत ही बेहतरीन गुण है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनाइज करना, है ना, एक दूसरे के साथ मिलकर। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा है, ऑर्केस्ट्रा में कई प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, कई प्रकार के। सिम्फोनी देखी होगी आपने, 100 लोग बैठे रहते हैं अलग अलग तरह के ये वाद्य यंत्र लेके। अगर आपस में उनके समन्वय ना हो और वो बजाना शुरू कर दें तो आप कान पकड़ के निकल जाओ वहाँ से, इतनी मतलब भयानक किस्म की आवाज़ें आएंगी। और वही यदि उनमें समन्वय है, एक सुर, एक लय, एक संगीत, उसके तहत अगर वो बजाते हैं तो कितनी सुंदर संगीतमय शाम हो जाती है वो, जब आप इतने सारे ऐसे ही जितने वाद्य यंत्र हैं प्रकृति में, ऐसे ही सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, बादल, पेड़, दरख्त, प्राणी, सारे के सारे, और उनमें से एक मनुष्य, अहम ब्रह्मस्मि जैसे बोलते हैं कि एक जो मनुष्य की देह है वो एक साक्षात ब्रह्मांड जैसे ही है। और उसमें जो है हमारे शरीर में 180 ट्रिलियन सेल्स हैं, 180 और 13 शून्य लगा दें, लगभग इससे भी ज़्यादा कोशिकाएं हैं। और प्रकृति ने ये एक बाय डिफ़ॉल्ट ये एक गुण ही दिया हुआ है आपको कि आपके नाखून से लेके सिर के बाल तक की जो कोशिका है वो आपस में जो है एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा सामंजस्य, दोस्ती करके चलती है, मित्रता करके चलती है। और वही ऊर्जा का संचार भी आपके भीतर होता है जो एक दूसरे के साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर, है ना, जोत से जोत जलाते चलो। ये सारी की सारी चीज़ें इसीलिए लिखी हुई हैं कि ये एक ऊर्जा है बेसिकली। अब आप अपनी चतुराई बुद्धि से आप अपने शरीर के अंदर जो है एक ऐसी ऊर्जा पैदा कर लेते हो। अगर किसी का कटाक्ष कर रहे हो, आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आपके शरीर की सेल्स तो ऐसा नहीं कर रही कि आपके फेफड़े के सेल जो है लीवर को नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है और उसमें लीवर को कैंसर बना दें। आपको समझ रहे हैं, आपके लीवर की सेल जो है पता चला है कि किसी किडनी की ऑर्गन के साथ वो द्वेष पाल ले और उसको, लेकिन हकीकत में होता यही है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको कि कटाक्ष वाला व्यक्ति अंततः एक ऋणात्मक व्यक्तित्व का जीता जागता पिंड बन जाता है। वो जब अकेला भी रहेगा तो उसकी ऊर्जा की जो सुई है वो अक्सर ऋणात्मक दिशा में ही रहेगी। वो चिंतन जो करेगा वो उसका हर चिंतन जो है वो चिंता का कारण बनेगा, और यही चिंता चिता का कारण बनती है जब वो ऋणात्मक विचारों से हमेशा घिरा रहता है। यही सोचता रहता है कि वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है। अक्सर जब वो अपने आप में रहता है तो उसकी जो ऊर्जा की सुई ऋणात्मक दिशा में रहती है, और ये ऋणात्मक दिशा उसके पूरे शरीर की एक एक कोशिका में जो ऊर्जा का संचार होता है, जैसे हम लाइफ फोर्स कहते हैं, वो धीरे धीरे जो है एक एक कोशिका जो है उसकी उदास होने लगती है, एक एक कोशिका उदास हो जाती है। कोशिकाओं से मिलके ऑर्गन बनता है, वो पूरा ऑर्गन उसका देखा जाता है कि जो अक्सर जो है थोड़े से उत्तेजित लोग होते हैं, ऋणात्मक प्रकृति के लोग होते हैं, वो अक्सर ग्रस्त होते हैं हाइपरटेंशन से, बीपी से। बोला ही जाता है कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, तनावजन्य रोग हैं। तनाव क्या है? तनाव वही है कि आप जबरदस्ती अपने तन को अपने एक आवेश में डाल रखे, एक ऋणात्मक आवेश में, यही तो तनाव है। तो ये तनावजन्य रोग हैं। तो अक्सर जो है कटाक्ष करने वाला व्यक्ति, दूसरों का उपहास करने वाला व्यक्ति, दूसरों को नीचा दिखाने वाले व्यक्ति, किसी की तरक्की से नाखुश होने वाला व्यक्ति, ये सारे के सारे उस समूह के लोग हैं जो अपने लिए ही कैंसर पैदा करते हैं, अपने लिए ही कर्क रोग पैदा करते हैं, और उसके बाद जो है पूरे समाज में जो है एक प्रकार की ऋणात्मक ऊर्जा को फैलाते हैं। बहुत खूब बात बोली है आपने कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, उनके जीवन में खुद गड्ढे बन जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारे मानसिक विचार होते हैं उससे हमारी बॉडी पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सर ऐसा मतलब एक और बात मेरे मन में आ रही है कि अक्सर मतलब हम यूथ्स की बात कर लेते हैं, हमारा जो प्रोग्राम है वो यूथ्स के लिए बना है, तो उनको मैं आपके माध्यम से दर्शकों के लिए ये बात उन तक पहुंचाना चाहती हूँ कि
युवाओं को कैसे थॉट्स रखना चाहिए, किस प्रकार से आपस में सामंजस्य बना के चलना चाहिए, क्योंकि जब तक सामंजस्य नहीं रहेगा, जिस प्रकार से आपने वाद्य यंत्रों की बात की है, जीवन में मिठास पैदा नहीं होगी। जी, इसमें वर्षा जी मैं यही कहूँगा कि मेरे ख्याल से कबीर जी कह गए हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक होए, औरों को शीतल करे आप ही शीतल होए। तो सबसे पहले जो होता है कि हम जब किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, बच्चा जो है जब अपनी माँ से, अपने पिता से संवाद करना, मामा या बाबा बोलना शुरू करता है शब्दों के माध्यम से, वे धीरे धीरे करते करते जीवन में हमारे मुख से निकले हुए शब्द, हमारी वाणी कितनी महत्वपूर्ण है, सबसे पहले ये हर बच्चे को, हर युवा को ये सीखना चाहिए। देखिए, सेल्समैनशिप है। एक व्यक्ति जो कामयाब होता है, उसकी जो संवाद करने की क्षमता है, चाहे वो एक नेता बन जाए, चाहे अभिनेता बन जाए, चाहे सफल व्यापारी हो, चाहे सफल ब्यूरोक्रेट हो, चाहे सफल घर का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आप उनके बात करने का तरीका देखिए। वो किस तरह के शब्दों का चयन करते हैं, कैसी वाणी बोलते हैं। तो सबसे पहले है कि अपनी जो बोलने की आपकी जो वाक पटुता है, आपके बोलने की जो तरीका है, इसको हम लोग सॉफ्ट कम्युनिकेशन स्किल्स भी कहते हैं। आपके व्यक्तित्व का बहुत बड़ा भाग होता है ये, जो आप जब सामने वाले के साथ में कोई संवाद स्थापित करते हैं तो आपके जीवन के सारे जो पहलू हैं वो अपने शब्दों के माध्यम से ही सामने वाले तक पहुंचते हैं। हमारे जो एम्बेसडर्स होते हैं वर्षा जी, जो हमारे देश का रिप्रेजेंटेशन करते हैं बाहर, या अगर हम बात करते हैं अभी जो है मोदी जी का जाना हुआ है जर्मन में और यूरोप में होके आए हैं, उसके पहले जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो बाहर गए थे, कैसे तमाम तरह के प्रश्नों का सामना करते हैं। हर बात बोलने से पहले चबाते हैं उसको, हर बात अपने मुंह से निकालने से पहले अपने तराजू पे तौलते हैं उसको, कि उनके द्वारा निकला हुआ एक शब्द भी जो है राजनीतिक संबंधों को हिला सकता है। इसी तरीके से हमारे समाज में हमारे रिश्ते, चाहे वो दोस्त दोस्त का हो, भाई बहन का हो, भाई भाई का हो, ठीक है, किसी का भी हो, प्रेमी प्रेमिका का हो, पति पत्नी का हो, किसी का भी हो सकता है, वो सारे के सारे संबंधों का आधार होता है संवाद। तो संवाद हमेशा जो है संवादहीनता की स्थिति नहीं आनी चाहिए। आपके मन में जो है उसे सही शब्दों में सामने वाले को व्यक्त करना चाहिए। अगर आपको नापसंद भी है कोई चीज़, तो उसको भी कहने के लिए चुने हुए शब्दों को बेहतर तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ आपके जीवन में डे बाय डे एक ऐसा निखार लेके आती है। आप देखिए, आप वर्षा जी, आप देखिएगा कि एक व्यक्ति जब किसी महफिल में जाता है तो बोलते हैं, बॉस महफिल में जान आ गई, मज़ा आ जाता है यार, तुम्हारे बिना हम लोग कितना मिस करते हैं यार, तुम यार, मतलब कितनी बड़ी बात है। और एक व्यक्ति जब आता रहता है तो चार दोस्त, आ गया यार, फिर से खुजली होने लगी यार, देख यार, होता है ऐसा। तो आप क्यों ऐसे व्यक्ति बनते हो भाई, जिसके आने से जो है लोगों को खुजली होने लगे? आप एलर्जिक कहलाना चाहोगे क्या? लेकिन अक्सर जो है जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि सामने वाले पे कटाक्ष करके मैंने मेरी लाइन लंबी कर दी, ऐसा नहीं है। वो अक्सर जो है धीरे धीरे जाते आते इन लोगों का, अगर आप लंबे समय तक ऐसे व्यक्तियों का जीवन देखेंगे तो ये कभी भी सफल व्यक्ति नहीं बन सकते। इनके जीवन में तमाम तरह की परेशानियां आती हैं, क्योंकि ये खुद को इनवाइट करने वाले लोग हैं। ये ऋणात्मक ऊर्जा को ही खींचेंगे। ये बिल्कुल सही है कि आपके शरीर से जो ऊर्जा निकलेगी, है ना, रोंडा बैरिन की जो बुक है द सीक्रेट रहस्य, वो भी ये बोलती है कि ये तो ब्रह्मांड है, इसमें तो जो ऊर्जा है, व्याप्त तो ऊर्जा, वो देवीय ऊर्जा बोल सकते हैं, कॉस्मिक एनर्जी बोल सकते हैं। उसका एक सिंपल फार्मूला है कि इस ब्रह्मांड में वो बोलती है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आप मांगो तो सही। और हमारे वैदिक में तो बोला ही जाता है, हमारे भारतीय धर्म में तो कहा जाता है, हिंदू धर्म में, कि 24 घंटे में एक क्षण आता है जब आप जो बोलते हो वो ऊपर से जो देवदूत उड़ते रहते हैं वो तथास्तु बोल के जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई 24 घंटे वही चीज़ सोचो जो आपको चाहिए। किसने रोका है आपको? लेकिन हम लोग जो है गुलामी, हम लोग जो है एक इस तरह की मजबूरी में जीवन जीने लगते हैं। हम जो है छोटी छोटी चीज़ों पर निर्भर हो जाते हैं। स्वार्थवश जो है हमारा जो फोकस है वो बहुत ही अंतर्मुखी, स्वार्थ हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्वार्थी बन जाते हैं। यहाँ पे प्रेम, जो मुंशी प्रेम जो चंद कहते हैं मुझे, कि स्वार्थ गुण हम बुरा मानते हैं,
है ना। लेकिन स्वार्थ वो बुरा होता है जो किसी का नुकसान करके लिया हो। लेकिन अगर बोलते हैं, मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि परार्थ ही सबसे बड़ा स्वार्थ है। परार्थ मतलब पर अर्थ, सामने वाले का अगर आप कुछ भला करते हो और उसमें जो आपका सुख मिलता है वो सबसे बड़ा स्वार्थ है, उनका कहना है। तो इसलिए जो है अगर आप सेवा मुखी बनते हैं, और सेवा वही कर सकता है जो सक्षम होता है, तो ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मुझे अपने सेवक के रूप में, मुझे माध्यम के रूप में चुन। ये बहुत ही स्मार्ट प्रार्थना है कि हम अगर ईश्वर से, अगर मैं सपोज स्कूटर से कार में जाना चाहता हूँ और मैं हनुमान जी के मंदिर में जाके 51 रुपये और प्रसाद चढ़ाता हूँ कि भगवान कुछ ऐसा करके मुझे कार मिल जाए, उससे कहीं बेहतर यह है कि मैं 51 रुपये में ही इतना काम कर रहा हूँ कि हे ईश्वर, मुझे इतना सक्षम बना कि मैं मेरे संस्थान में मेरे जो कर्मचारी हैं उनको मैं कार दे सकूं। ये कहीं ज़्यादा बेहतर भगवान से डिमांड होगी, और भगवान पूरा करते हैं। केवल और केवल माध्यम बनने की प्रयास करें कि मेरे माध्यम से मैं सेवा के लिए समर्पित कर सकूं जीवन को। तो आप मान के चलिए कि आपके पास भरपूर संसाधन होंगे, प्रकृति इतना देगी यदि आप देना जानते हो। सर, एक डायरेक्शन उनके लिए, हमारे यूथ्स के लिए कि बहुत आगे जाना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में, बहुत बड़े बड़े लोगों को फॉलो करते हैं कि अरे हमें इनके जैसे बनना है, लेकिन उनके जो रास्ते होते हैं ना वो एकदम नेगेटिविटी की तरफ होते हैं, कभी भी पॉजिटिव रास्तों पर चलने का प्रयास नहीं करते। उनको लगता है कि हम आगे बढ़ते जाते हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी एक गर्त में चली जाती है। उनके लिए कुछ डायरेक्शन। वर्षा जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि गुरु बिना गत नहीं। गत का मतलब होता है गति, स्थिति जो है, ये मान के चलिए। और गुरु आवश्यक नहीं है कि गुरु जो है वो आपसे सीनियर हो, गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु का मतलब होता है जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। ये संस्कृत शब्द है, गु प्लस रु, जो आपको अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाए, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। इसीलिए बोलते हैं माँ सर्वप्रथम गुरु होती है, जो गर्भ से आपको बाहर की दुनिया का रास्ता दिखाती है। और किताबें, अच्छे दोस्त, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, माँ बाप, दोस्त, कोई भी गुरु हो सकता है, बस सीखने की लालसा होनी चाहिए। आप यदि अमृत लेने चले हो आप खोजने के लिए, और आपका बर्तन लबालब पहले से भरा हुआ है पानी से, तो उसमें तो अमृत डाल नहीं सकते। तो जब भी आप घर से बाहर निकलो तो अपना जो बर्तन है उसे पूरा पलटा के खाली करके निकलो, ताकि आज के दिन में जितने भी अच्छे गुण होंगे, जितने हीरे मोती, जितने अमृत होंगे, वो मैं इसमें ग्रहण करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपका जो एक ईगो होता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, इस गुण को पहले बाहर रख के जाए। अक्सर ऐसा होता है कि 4 दोस्त जब मिलते हैं, कोई एक दोस्त कुछ अपनी बात रखना शुरू करता है, तो बाकी 3 लोग दे आर नॉट गुड लिसनर, वो अच्छे श्रोता नहीं बन पाते जीवन में। ठीक है, एक ने अपनी बात शुरू की कि यार मैं अभी 15 दिन पहले वैष्णो देवी होके आया, उसकी बात अभी पूरी होगी नहीं तो दूसरा शुरू हो जाएगा, अरे 6 महीने पहले मैं भी गया था वैष्णो देवी, और वहाँ से कटड़ा से। भाई, उसने जब बोलना शुरू किया है तो पहले सुन लो। कोई आवश्यक नहीं होता है कि अगर किसी 4 दोस्तों के ग्रुप में, या हम कहीं रिश्तेदारों में भी मिलने जाते हैं, कहीं बात होती है, अगर कोई व्यक्ति बात करना शुरू करता है तो बी ए गुड लिसनर प्लीज़। भले ही उसने 6 बार पहले भी वो कहानी सुना चुके हों, अच्छे श्रोता बनने की कोशिश करें। अच्छे श्रोता जो है अच्छे हीलर होते हैं। जैसे डॉक्टर है, हमारा तो जीवन ही है, हमें तो सुनना ही सुनना है। पेशेंट आता है, कितनी दूर से आता है, वेट भी करता है बेचारा, पैसे भी देता है, और अपनी जो परेशानी बताता है। ऐसे डॉक्टर जिनके यहाँ लाइन लगी हुई है, वो पहला पेशेंट बैठा है, लेकिन उसको जो है सामने वाले आगे वाले पेशेंट की चिंता है कि कितने बचे कितने नहीं बचे। दे कैन नॉट बी ए गुड हीलर बेसिकली। आप जिससे भी बात करते हो, आप जो है, आप बच्चा अगर आपसे बात करता है, धैर्य के साथ में, पूरे मन से, अपने शरीर से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से सामने वालों को एहसास दिलाइए कि यस यू आर इम्पोर्टेंट, मैं सुन रहा हूँ आपको। ये आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके शरीर की भाषा से भी ये समझ में आना चाहिए सामने वालों को कि यस मैं सुन रहा हूँ, उसकी बात को मैं ध्यान दे रहा हूँ। उसके बाद सुनने के बाद में 1 सेकंड रुकने के बाद में प्रॉपर शब्दों को चयन करते हुए, मीठे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी वाणी को आगे बढ़ाइए।
निश्चित रूप से सर, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि सही रास्ते पर कैसे चला जाए, कैसे लोगों के साथ ट्रीट किया जाए। आपने एक एक शब्द को एकदम क्लियरली बताया है और निश्चित रूप से दर्शकों को इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, खासकर यूथ्स को। तो आज का हमारा टॉपिक था कटाक्ष, व्यंग को लेकर कि किस तरीके से लोग अंधकार में भावनाओं में आकर दूसरों के ऊपर कटाक्ष करते हैं और हम चलते जाते हैं। हमारी जिंदगी का कोई मोटिव नहीं होता है, लेकिन एक मोटिव बनाना, उद्देश्य बनाना बहुत जरूरी होता है। बहुत शुक्रिया सर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेगी। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।